ब्रिटिश पत्रकार जेम्स बर्ट्राम के साथ साक्षात्कार। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रतिरोध का युद्ध। जेम्स बर्ट्राम, चीन जापान युद्ध शुरू होने से पहले और उसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या विशिष्ट घोषणाएं की हैं? माओ त्से-तुंग, युद्ध शुरू होने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश को बार बार चेतावनी दी थी कि जापान के साथ युद्ध अपरिहार्य है और जापानी साम्राज्यवादियों की शांतिपूर्ण समाधान की सभी बातें और जापानी राजनयिकों के सभी बढ़िया वाक्यांश युद्ध की उनकी तैयारियों को छिपाने के लिए मात्र एक दिखावा थे। हमने बार बार इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय मुक्ति का विजयी युद्ध तब तक नहीं लड़ा जा सकता जब तक कि संयुक्त मोर्चे को मजबूत नहीं किया जाता और एक क्रांतिकारी नीति नहीं अपनाई जाती। इस क्रांतिकारी नीति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी सरकार को सभी लोगों को जापानी विरोधी मोर्चे में शामिल होने के लिए संगठित करने के लिए लोकतांत्रिक सुधार लागू करने चाहिए। हमने बार बार उन लोगों की गलती की ओर इशारा किया जो जापान की शांति प्रतिज्ञा में विश्वास करते थे और सोचते थे कि युद्ध टाला जा सकता है, या उन लोगों की जो जनता को संगठित किए बिना जापानी हमलावरों का विरोध करने की संभावना में विश्वास करते थे। युद्ध के शुरू होने और उसके पाठ्यक्रम दोनों ने हमारे विचारों को सही साबित कर दिया है। लुकोचियाओ घटना के अगले दिन कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सभी राजनीतिक दलों और समूहों तथा सभी सामाजिक तबकों से जापानी आक्रमण का विरोध करने और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने के लिए साझा कारण बनाने का आह्वान किया गया। इसके तुरंत बाद हमने जापान का विरोध करने और राष्ट्र को बचाने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें हमने उन नीतियों को निर्धारित किया जिन्हें चीनी सरकार को प्रतिरोध के युद्ध में अपनाना चाहिए। कुओमिंतान कम्युनिस्ट सहयोग की स्थापना के साथ हमने एक और महत्वपूर्ण घोषणा जारी की। ये सब संयुक्त मोर्चे को मजबूत करके और एक क्रांतिकारी नीति को लागू करके प्रतिरोध के युद्ध को छेड़ने के सिद्धांत के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। वर्तमान अवधि में हमारा मूल नारा है पूरे राष्ट्र द्वारा पूर्ण प्रतिरोध। युद्ध की स्थिति और उसके सबका प्रश्न। आपके अनुसार वर्तमान तक युद्ध के परिणाम क्या है? उत्तर, इसके दो मुख्य पहलू हैं। एक ओर हमारे शहरों पर कब्जा करके, हमारे इलाकों पर कब्जा करके, बलात्कार करके, लूटपाट करके, आगजनी करके और नरसंहार करके जापानी साम्राज्यवादियों ने चीनी लोगों को राष्ट्रीय अधीनता के खतरे के सामने ला खड़ा किया है। दूसरी ओर परिणाम स्वरूप अधिकांश चीनी लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि इस संकट को बिना अधिक एकता और पूरे राष्ट्र के प्रतिरोध के बिना दूर नहीं किया जा सकता है। साथ ही दुनिया के शांतिप्रिय देशों को जापानी खतरे का विरोध करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। युद्ध के अब तक के परिणाम यही हैं। प्रश्न, आपके विचार में जापान के उद्देश्य क्या हैं तथा वे किस हद तक प्राप्त हुए हैं? उत्तर, जापान की योजना पहले कदम के रूप में उत्तरी चीन और शंघाई पर कब्जा करने की है और फिर चीन के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करना है। जापानी हमलावरों ने अपनी योजना को किस हद तक साकार किया है? उन्होंने थोड़े समय के भीतर ही होपाई, चहार और सुयुआन के 3 प्रांतों पर कब्जा कर लिया और अब वे शांसी को धमका रहे हैं। इसका कारण यह है कि चीन का प्रतिरोध युद्ध अब तक केवल सरकार और सेना के प्रतिरोध तक ही सीमित रहा है। इस संकट से तभी निपटा जा सकता है जब जनता और सरकार मिलकर प्रतिरोध करें। प्रश्न, आपकी राय में क्या चीन ने प्रतिरोध युद्ध में कोई उपलब्धि हासिल की है? यदि कोई सबक है तो वह क्या है? उत्तर, मैं इस प्रश्न पर आपसे विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले उपलब्धियां हुई हैं और बहुत बड़ी उपलब्धियां भी। उन्हें निम्नलिखित में देखा जा सकता है। 1. जब से चीन के खिलाफ साम्राज्यवादी आक्रमण शुरू हुआ है तब से जापान के खिलाफ वर्तमान प्रतिरोध युद्ध के बराबर कुछ भी नहीं हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से ये वास्तव में पूरे देश को शामिल करने वाला युद्ध है। ये युद्ध अपने स्वरूप में क्रांतिकारी है। 2. युद्ध ने एक विखंडित देश को अपेक्षाकृत एकजुट देश में बदल दिया है। इस एकता का आधार कुओमिंतान कम्युनिस्ट सहयोग है। 3. युद्ध को विश्व जनमत की सहानुभूति प्राप्त है। जो लोग कभी चीन के प्रतिरोध न करने के कारण उसका तिरस्कार करते थे, वे अब उसके प्रतिरोध के कारण उसका सम्मान करते हैं। 4. युद्ध ने जापानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उनके संसाधनों पर प्रतिदिन 20 मिलियन येन की हानि बताई जाती है और उनके हताहत भी निस्संदेह बहुत अधिक है, हालांकि अभी तक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जबकि जापानी हमलावरों ने 4 पूर्वोत्तर प्रांतों को आसानी से और बिना किसी प्रयास के ले लिया था, अब वे खूनी लड़ाई लड़े बिना चीनी क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकते। हमलावरों को उम्मीद थी कि वे चीन में अपना पेट भर लेंगे, लेकिन चीन का दीर्घकालीन प्रतिरोध जापानी साम्राज्यवाद के पतन का कारण बनेगा। इस प्रकार चीन न केवल खुद को बचाने के लिए लड़ रहा है, बल्कि विश्व फासीवाद विरोधी मोर्चे में अपने महान कर्तव्य का निर्वहन भी कर रहा है। यहाँ भी प्रतिरोध के युद्ध का क्रांतिकारी चरित्र स्पष्ट है। 5. हमने युद्ध से कुछ सबक सीखे हैं। उनकी कीमत हमें जमीन और खून से चुकानी पड़ी है।
सबक के तौर पर वे भी बहुत बड़े हैं। कई महीनों की लड़ाई ने चीन की कई कमजोरियों को उजागर किया है। वे सबसे अधिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रकट हैं। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से युद्ध में पूरा देश शामिल है, लेकिन ये पूरे राष्ट्र द्वारा नहीं लड़ा जा रहा है। जैसा कि अतीत में हुआ है, सरकार द्वारा व्यापक जनसमूह को भाग लेने से रोका गया है, और इसलिए युद्ध अभी भी जनचरित्र का नहीं है। जब तक इसका जनचरित्र नहीं होगा, जापानी साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ युद्ध संभवतः सफल नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं, युद्ध पहले से ही एक सर्वव्यापी युद्ध है, लेकिन ये केवल इस अर्थ में सच है कि देश के बड़े हिस्से इसमें शामिल हैं। भागीदारी के संबंध में यह अभी भी एक आंशिक युद्ध है, क्योंकि यह केवल सरकार और सेना द्वारा लड़ा जा रहा है, न कि लोगों द्वारा। ये ठीक यही है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान बड़े पैमाने पर भूमि के नुकसान और कई सैन्य असफलताओं का मुख्य कारण पाया जा सकता है। इसलिए यद्यपि वर्तमान सशस्त्र प्रतिरोध एक क्रांतिकारी है, इसका क्रांतिकारी चरित्र अधूरा है, क्योंकि यह अभी भी एक जन युद्ध नहीं है। यहाँ भी एकता की समस्या शामिल है। यद्यपि राजनीतिक दल और समूह पहले की तुलना में अपेक्षाकृत एकजुट है, फिर भी एकता अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अधिकांश राजनीतिक कैदियों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है, और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। सरकार और लोगों के बीच, सेना और लोगों के बीच, और अधिकारियों और जवानों के बीच संबंध अभी भी बहुत खराब है, और यहाँ एकता के बजाय मनमुटाव देखने को मिलता है। यह एक बुनियादी समस्या है। जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, जीत का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा सैन्य चूकें हमारे जवानों और क्षेत्र में नुकसान का एक और बड़ा कारण है। लड़ी गई लड़ाइयां ज्यादातर निष्क्रिय रही हैं, या इसे सैन्य शब्दों में कहें तो शुद्ध रक्षा की लड़ाइयां रही हैं। हम इस तरह से लड़कर कभी नहीं जीत सकते। जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में वर्तमान से बिल्कुल अलग नीतियों की जरूरत है। ये वो सबक हैं जो हमने सीखे हैं। प्रश्न, तो फिर राजनीतिक और सैन्य पूर्वापेक्षाएं क्या हैं? उत्तर, राजनीतिक पक्ष पर सबसे पहले वर्तमान सरकार को एक संयुक्त मोर्चे की सरकार में बदलना होगा, जिसमें जनता के प्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाएं। ये सरकार एक साथ लोकतांत्रिक और केंद्रीकृत होनी चाहिए। इसे आवश्यक क्रांतिकारी नीतियों को लागू करना चाहिए। दूसरे, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा और संघ की स्वतंत्रता और दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि युद्ध एक व्यापक चरित्र प्राप्त कर सके। तीसरे, अत्यधिक करों और विविध शुल्कों को समाप्त करने, किराए और ब्याज में कमी, श्रमिकों, कनिष्ठ अधिकारियों और सैनिकों के लिए बेहतर स्थिति, जापानियों से लड़ने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए तरजीही व्यवहार और प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध शरणार्थियों के पीड़ितों के लिए राहत जैसे उपायों के माध्यम से लोगों की आजीविका में सुधार किया जाना चाहिए। सरकारी वित्त आर्थिक बोझ के न्यायसंगत वितरण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जिनके पास पैसा है उन्हें पैसा देना चाहिए। चौथे, एक सकारात्मक विदेश नीति होनी चाहिए। पांचवें, सांस्कृतिक और शैक्षिकी नीति को बदलना चाहिए। छठे, देशद्रोहियों को सख्ती से दबाना चाहिए। समस्या बहुत गंभीर हो गई है। देशद्रोही बेलगाम हो रहे हैं। मोर्चे पर वे दुश्मन की मदद कर रहे हैं, पीछे वे उपद्रव मचा रहे हैं, और उनमें से कुछ तो जापान विरोधी मुद्रा अपनाकर देशभक्त लोगों को देशद्रोही बताकर उन्हें गिरफ्तार करवा रहे हैं। देशद्रोहियों का प्रभावी दमन तभी संभव होगा जब लोग सरकार के साथ सहयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सैन्य पक्ष में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है रणनीति और कार्यनीति में शुद्ध रक्षा से सक्रिय हमले के सिद्धांत में परिवर्तन, पुरानी प्रकार की सेनाओं को नई प्रकार की सेनाओं में बदलना, बलपूर्वक भर्ती के तरीके को बदलकर लोगों को मोर्चे पर जाने के लिए उकसाना, विभाजित कमान को एकीकृत कमान में बदलना, सेना को लोगों से अलग करने वाली अनुशासनहीनता को सचेत अनुशासन में बदलना जो लोगों के हितों के मामूली उल्लंघन को रोकता है, वर्तमान स्थिति को बदलना जिसमें नियमित सेना अकेले लड़ रही है, एक ऐसी स्थिति में जिसमें लोगों द्वारा व्यापक गुरिल्ला युद्ध नियमित सेना संचालन के समन्वय में विकसित किया जाता है, इत्यादि। ये सभी राजनीतिक और सैन्य पूर्वापेक्षाएं हमारे प्रकाशित 10 सूत्री कार्यक्रम में सूचीबद्ध हैं। ये सभी डॉक्टर सन यात सेन के 3 जन सिद्धांतों, उनकी 3 महान नीतियों और उनके वसीयतनामे की भावना के अनुरूप हैं। युद्ध तभी जीता जा सकता है जब इन्हें लागू किया जाए। प्रश्न, इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है? उत्तर, हम इस स्थिति को स्पष्ट करने तथा कुओमिंतांग और अन्य सभी देशभक्त दलों और समूहों के साथ मिलकर काम करने को अपना कार्य मानते हैं, ताकि जापानी विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा सके, सभी शक्तियों को संगठित किया जा सके और प्रतिरोध के युद्ध में विजय प्राप्त की जा सके।
जापानी विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का दायरा अभी भी बहुत सीमित है और इसे व्यापक बनाना आवश्यक है, अर्थात जनता को जागृत करना, जैसा कि डॉक्टर सन यात सेन के वसीयतनामे में कहा गया है। जमीनी स्तर पर लोगों को संगठित करके संयुक्त मोर्चे में शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने का अर्थ है एक साझा कार्यक्रम को क्रियान्वित करना जो सभी राजनीतिक दलों और समूहों के लिए उनके कार्यों में बाध्यकारी होगा। हम डॉक्टर सन के क्रांतिकारी 3 जन सिद्धांतों, 3 महान नीतियों और वसीयतनामे को सभी राजनीतिक दलों और सभी सामाजिक वर्गों के संयुक्त मोर्चे के साझा कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। लेकिन अभी तक इस कार्यक्रम को सभी दलों ने स्वीकार नहीं किया है और सबसे बढ़कर कुओमिंतांग ने ऐसे समग्र कार्यक्रम की घोषणा पर सहमति नहीं जताई है। डॉक्टर सन यात सेन के राष्ट्रवाद के सिद्धांत को कुओमिंतांग ने आंशिक रूप से व्यवहार में लाया है, जैसा कि जापान के प्रति इसके प्रतिरोध में दिखा। लेकिन न तो उनके लोकतंत्र के सिद्धांत को और न ही उनके लोगों की आजीविका के सिद्धांत को लागू किया गया है, और प्रतिरोध के युद्ध में वर्तमान गंभीर संकट इसका परिणाम है। युद्ध की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, ये सही समय है कि कुओमिंतांग 3 लोगों के सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करे, अन्यथा पश्चाताप करने में बहुत देर हो जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी का ये कर्तव्य है कि वह अपनी आवाज उठाए और अथक और प्रेरक ढंग से कुओमिंतांग और पूरे देश को ये सब समझाए ताकि वास्तविक क्रांतिकारी 3 लोगों के सिद्धांत, 3 महान नीतियां और डॉक्टर सन यात सेन के नियम पूरे देश में पूरी तरह से लागू हो सके और जापानी विरोधी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा व्यापक और मजबूत हो सके। प्रतिरोध के युद्ध में 8वीं रूट सेना। प्रश्न: कृपया मुझे 8वीं रूट सेना के बारे में बताएं जिसमें बहुत से लोग रुचि रखते हैं, उदाहरण के लिए इसकी रणनीति और कार्यनीति, इसके राजनीतिक कार्य आदि। उत्तर: वास्तव में लाल सेना को 8वीं रूट सेना के रूप में पुनः नामित किए जाने और मोर्चे पर जाने के बाद से बड़ी संख्या में लोग इसकी गतिविधियों में रुचि रखने लगे हैं। अब मैं आपको एक सामान्य विवरण दूंगा। सबसे पहले इसके फील्ड ऑपरेशन के बारे में। रणनीतिक रूप से 8वीं रूट आर्मी शांसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इसने कई जीत हासिल की हैं। उदाहरण है पिंगसिंकुआन की लड़ाई, चिंगपिंग, पिंगलू और निंगावू पर फिर से कब्जा, लायुआन और कुनलिंग की वापसी, तसेचिंगकुआन पर कब्जा, जापानी सैनिकों के 3 मुख्य आपूर्ति मार्गों तातुंड और येनमेनकुआन के बीच, वेहसियन और पिंगसिंकुआन के बीच और शोहसियन और निंगावू के बीच को काटना, येनमेनकुआन के दक्षिण में जापानी सेना के पीछे के हिस्से पर हमला, पिंगसिंकुआन और येनमेनकुआन पर 2 बार फिर से कब्जा और हाल ही में चुयांग और तानसियन की वापसी। शांसी में जापानी सैनिकों को 8वीं रूट आर्मी और अन्य चीनी सैनिकों द्वारा रणनीतिक रूप से घेर लिया गया है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जापानी सैनिकों को उत्तरी चीन में सबसे कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि वे शांसी पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से पहले से भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब रणनीति और कार्यनीति के बारे में। हम वह कर रहे हैं जो अन्य चीनी सैनिकों ने नहीं किया है, यानी मुख्य रूप से दुश्मन के पार्श्व और पीछे की ओर से काम करना। लड़ाई का ये तरीका विशुद्ध रूप से सामने की ओर से बचाव से बहुत अलग है। हम सेना के कुछ हिस्से को सामने की ओर से ऑपरेशन में लगाने के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि यह आवश्यक है। लेकिन मुख्य बलों का इस्तेमाल दुश्मन के पार्श्वों के खिलाफ किया जाना चाहिए और दुश्मन पर स्वतंत्र रूप से और अपने हाथों में पहल करके हमला करने के लिए घेरने और बाहर निकलने की रणनीति अपनाना आवश्यक है, क्योंकि यह उसकी सेना को नष्ट करने और अपनी सेना को बचाने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा दुश्मन के पीछे के हिस्से के खिलाफ हमारे कुछ सशस्त्र बलों का उपयोग विशेष रूप से प्रभावी है, क्योंकि वे उसकी आपूर्ति लाइनों और ठिकानों को बाधित कर सकते हैं। यहाँ तक कि सामने की ओर से आने वाली सेनाओं को भी मुख्य रूप से जवाबी हमले पर निर्भर रहना चाहिए, न कि विशुद्ध रूप से रक्षात्मक रणनीति पर। पिछले कुछ महीनों में सैन्य असफलताओं का एक महत्वपूर्ण कारण लड़ाई के अनुपयुक्त तरीकों का इस्तेमाल रहा है। 8वीं रूट सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लड़ाई के तरीकों को हम गुरिल्ला और मोबाइल युद्ध कहते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से और अपने हाथों में पहल करके लागू किया जाता है। सिद्धांत रूप में ये विधियां मूलतः वही हैं जो हमने गृहयुद्ध के दौरान इस्तेमाल की थी, लेकिन कुछ अंतर हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान चरण में एक बड़े क्षेत्र में दुश्मन के पार्श्वों और पीछे के हिस्सों पर हमारे आश्चर्यजनक हमलों को सुविधाजनक बनाने के लिए हम अपनी सेनाओं को केंद्रित करने की तुलना में अधिक बार विभाजित करते हैं। चूंकि पूरे देश की सशस्त्र सेनाएं संख्यात्मक रूप से मजबूत हैं, उनमें से कुछ का उपयोग सामने की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए और कुछ को गुरिल्ला ऑपरेशन करने के लिए फैलाया जाना चाहिए, लेकिन मुख्य बलों को हमेशा दुश्मन के पार्श्वों के खिलाफ केंद्रित किया जाना चाहिए। युद्ध में पहली अनिवार्यता खुद को बचाना और दुश्मन को नष्ट करना है, और इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र रूप से और हमारे हाथों में पहल के साथ गुरिल्ला और मोबाइल युद्ध लड़ना आवश्यक है और सभी निष्क्रिय और अनम्य रणनीतियों से बचना चाहिए।
यदि बड़ी संख्या में सैनिक गुरिल्ला युद्ध द्वारा 8वीं रूट सेना की सहायता के साथ मोबाइल युद्ध लड़ते हैं तो हमारी जीत निश्चित होगी। अब राजनीतिक कार्य के बारे में बात करते हैं। 8वीं रूट सेना की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता इसका राजनीतिक कार्य है, जो 3 बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। पहला, अधिकारियों और पुरुषों के बीच एकता का सिद्धांत, जिसका अर्थ है सेना में सामंती प्रथाओं को खत्म करना, मारपीट और दुर्व्यवहार पर रोक लगाना, एक सचेत अनुशासन का निर्माण करना और सुख दुख को साझा करना, जिसके परिणामस्वरूप पूरी सेना घनिष्ठ रूप से एकजुट है। दूसरा, सेना और लोगों के बीच एकता का सिद्धांत, जिसका अर्थ है एक ऐसा अनुशासन बनाए रखना जो लोगों के हितों के थोड़े से भी उल्लंघन को रोकता है। जनता के बीच प्रचार करना, उन्हें संगठित करना और हथियारबंद करना, उनके वित्तीय बोझ को हल्का करना और सेना और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले गद्दारों और सहयोगियों का दमन करना, जिसके परिणामस्वरूप सेना लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और हर जगह उसका स्वागत किया जाता है। तीसरा, दुश्मन सैनिकों को विघटित करने और युद्धबंदियों के साथ नर्म व्यवहार करने का सिद्धांत। हमारी जीत न केवल हमारे सैन्य अभियानों पर बल्कि दुश्मन सैनिकों के विघटन पर भी निर्भर करती है। हालांकि दुश्मन सैनिकों को विघटित करने और युद्धबंदियों के साथ नरमी से पेश आने के हमारे उपायों से अभी तक कोई खास नतीजे नहीं मिले हैं, लेकिन भविष्य में वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। इसके अलावा 3 सिद्धांतों में से दूसरे सिद्धांत के अनुसार 8वीं रूट सेना अपनी सेना को बलपूर्वक नहीं बल्कि लोगों को मोर्चे के लिए स्वेच्छा से प्रेरित करने के अधिक प्रभावी तरीके से भरती है। हालांकि होपाई, चहार और सुलुआन तथा शांसी का कुछ हिस्सा खो दिया गया है, लेकिन हम बिल्कुल भी निराश नहीं हैं, बल्कि पूरी सेना से मित्रवत सेनाओं के साथ समन्वय करने तथा शांति की रक्षा करने और खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने का आह्वान कर रहे हैं। 8वीं रूट सेना शांसी में प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए अन्य चीनी सैनिकों के साथ अपने कार्यों का समन्वय करेगी। ये पूरे युद्ध के लिए और विशेष रूप से उत्तरी चीन में युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न, आपकी राय में क्या 8वीं रूट सेना की ये अच्छी बातें अन्य चीनी सेनाओं द्वारा भी हासिल की जा सकती हैं? उत्तर, निश्चित रूप से वे कर सकते हैं। 1924-27 में कुओमिंतांग सैनिकों की भावना मोटे तौर पर आज की 8वीं रूट सेना के समान थी। कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग तब एक नए प्रकार के सशस्त्र बलों को संगठित करने में सहयोग कर रहे थे, जिसने केवल 2 रेजिमेंटों से शुरुआत करते हुए अपने आसपास कई अन्य सैनिकों को इकट्ठा किया और चेन चियुंग मिन को हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। ये सेनाएं बाद में एक सेना कोर में विकसित हुईं और भी अधिक सैनिक इसके प्रभाव में आए, तभी उत्तरी अभियान हुआ। इन सेनाओं में एक नई भावना व्याप्त थी, कुल मिलाकर अधिकारियों और पुरुषों के बीच और सेना और लोगों के बीच एकता थी, और सेना क्रांतिकारी उग्रवाद से भरी हुई थी। पार्टी प्रतिनिधियों और राजनीतिक विभागों की प्रणाली, जिसे चीन में पहली बार अपनाया गया था, ने इन सशस्त्र बलों के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया। 1927 में स्थापित रेड आर्मी और आज की 8वीं रूट आर्मी ने इस प्रणाली को विरासत में लिया है और इसे विकसित किया है। 1924-27 के क्रांतिकारी काल में इस नई भावना से ओतप्रोत सशस्त्र बलों ने स्वाभाविक रूप से अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुरूप युद्ध के तरीके अपनाए, निष्क्रिय और अनम्य तरीके से नहीं बल्कि पहल के साथ और आक्रामक होने की उत्सुकता के साथ काम किया, और परिणामस्वरूप वे उत्तरी अभियान में विजयी हुए। आज हमें युद्ध के मैदानों पर इसी तरह के सैनिकों की आवश्यकता है। हमें जरूरी नहीं कि लाखों की संख्या में उनकी आवश्यकता हो, ऐसे कुछ 100,000 लोगों के एक नाविक के साथ हम जापानी साम्राज्यवाद को हरा सकते हैं। हम प्रतिरोध के युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक उनके वीर बलिदानों के लिए पूरे देश में सेनाओं का गहरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो खूनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उनसे सबक सीखने की जरूरत है। प्रश्न, जापानी सेना का अनुशासन ऐसा है कि क्या युद्धबंदियों के साथ नरमी बरतने की आपकी नीति अप्रभावी साबित नहीं होगी? उदाहरण के लिए, जब आप कैदियों को रिहा करेंगे तो जापानी कमांड उन्हें मार सकता है और पूरी जापानी सेना आपकी नीति का मतलब नहीं समझ पाएगी। उत्तर, यह असंभव है। वे जितने अधिक लोगों को मारेंगे, जापानी सैनिकों में चीनी सेना के प्रति उतनी ही अधिक सहानुभूति जागृत होगी। ऐसे तथ्यों को रैंक और फाइल से छिपाया नहीं जा सकता। हम अपनी इस नीति पर कायम रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर जापानी सेना 8वीं रूट सेना के खिलाफ जहर गैस का उपयोग करने के अपने घोषित इरादे को पूरा करती है, तो भी हम इसे नहीं बदलेंगे। हम पकड़े गए जापानी सैनिकों और उन पकड़े गए कनिष्ठ अधिकारियों के साथ नरमी से पेश आते रहेंगे जिन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की है। हम उनका अपमान या दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें दोनों देशों के लोगों के हितों की पहचान समझाकर उन्हें छोड़ देंगे। जो लोग वापस नहीं जाना चाहते, वे 8वीं रूट सेना में सेवा कर सकते हैं। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड जापानी विरोधी युद्ध के मोर्चे पर दिखाई देती है,
तो वे उसमें शामिल हो सकते हैं और जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। प्रतिरोध के युद्ध में आत्मसमर्पणवाद प्रश्न। मैं समझता हूं कि युद्ध जारी रखते हुए जापान शंघाई में शांति की अफवाह फैला रहा है। उसके वास्तविक उद्देश्य क्या है? उत्तर, अपनी कुछ योजनाओं में सफल होने के बाद जापानी साम्राज्यवादी 3 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर शांति का पर्दा डालेंगे। वे हैं 1. पहले से ही कब्जा की गई स्थिति को मजबूत करना ताकि आगे के हमलों के लिए रणनीतिक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। 2. चीन के जापानी विरोधी मोर्चे को विभाजित करना। और 3. चीन के समर्थन के अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे को तोड़ना। वर्तमान शांति अफवाहें केवल पहला धुआं बम है। खतरा यह है कि चीन में कुछ अस्थिर तत्व हैं जो दुश्मन की चालों के आगे झुकने के लिए तैयार हैं और देशद्रोही और सहयोगी उनके बीच पैंतरेबाजी कर रहे हैं और चीन को जापानी हमलावरों के सामने झुकने के लिए अपने प्रयासों में सभी प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं। प्रश्न, आपके अनुसार इस खतरे का क्या परिणाम हो सकता है? उत्तर, विकास के केवल 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो चीनी लोग आत्मसमर्पणवाद पर काबू पा लेंगे या फिर आत्मसमर्पणवाद प्रबल हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप जापान विरोधी मोर्चा विभाजित हो जाएगा और चीन अव्यवस्था में डूब जाएगा। प्रश्न, दोनों में से किसकी संभावना अधिक है? उत्तर, पूरी चीनी जनता की मांग है कि युद्ध को अंत तक लड़ा जाए। यदि शासक समूह का एक हिस्सा आत्मसमर्पण का रास्ता अपनाता है तो बाकी जो दृढ़ हैं वे निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे और लोगों के साथ मिलकर प्रतिरोध करेंगे। बेशक ये चीन के जापानी विरोधी मोर्चे के लिए दुर्भाग्य की बात होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आत्मसमर्पण करने वाले लोग जन समर्थन नहीं जीत सकते और जनता आत्मसमर्पणवाद पर विजय प्राप्त करेगी, युद्ध में डटी रहेगी और जीत हासिल करेगी। प्रश्न, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आत्मसमर्पणवाद पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर, शब्दों से यानी आत्मसमर्पणवाद के खतरे को उजागर करके और कामों से यानी आत्मसमर्पणवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जनता को संगठित करके। आत्मसमर्पणवाद की जड़ें राष्ट्रीय पराजयवाद या राष्ट्रीय निराशावाद में है, यानी इस विचार में कि कुछ युद्ध हारने के बाद चीन के पास जापान से लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं बची है। ये निराशावादी यह नहीं समझते कि असफलता ही सफलता की जननी है, कि असफलताओं से सीखे गए सबक भविष्य की जीत का आधार हैं। वे प्रतिरोध के युद्ध में हार तो देखते हैं, लेकिन सफलता नहीं देखते और विशेष रूप से वे यह नहीं देख पाते कि हमारी हार में जीत के तत्व निहित हैं, जबकि दुश्मन की जीत में हार के तत्व निहित हैं। हमें लोगों की जनता को युद्ध की विजयी संभावनाओं को दिखाना चाहिए और उन्हें ये समझने में मदद करनी चाहिए कि हमारी हार और कठिनाइयां अस्थायी हैं और जब तक हम सभी असफलताओं के बावजूद लड़ते रहेंगे, अंतिम जीत हमारी ही होगी। जनाधार से वंचित आत्मसमर्पणवादियों को अपनी चालें चलने का कोई मौका नहीं मिलेगा और जापानी विरोधी मोर्चा मजबूत हो जाएगा। लोकतंत्र और प्रतिरोध का युद्ध। प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कार्यक्रम में लोकतंत्र का क्या अर्थ रखा है? क्या ये युद्धकालीन सरकार के साथ टकराव नहीं करता है? उत्तर, बिल्कुल नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अगस्त 1936 में ही लोकतांत्रिक गणराज्य का नारा दिया था। राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से यह नारा दर्शाता है, राज्य और सरकार एक ही वर्ग से संबंधित नहीं होनी चाहिए, बल्कि देशद्रोहियों और सहयोगियों को छोड़कर सभी जापानी विरोधी वर्गों के गठबंधन पर आधारित होनी चाहिए और इसमें मजदूर, किसान और छोटे पूंजीपति वर्ग के अन्य वर्ग शामिल होने चाहिए। 2. ऐसी सरकार का संगठनात्मक रूप लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद होगा, जो एक साथ लोकतांत्रिक और केंद्रीकृत होगा, जिसमें लोकतंत्र और केंद्रीकरण के 2 विपरीत तत्व एक निश्चित रूप में एकजुट होंगे। 3. ये सरकार लोगों को सभी आवश्यक राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्रदान करेगी, विशेष रूप से आत्मरक्षा के लिए खुद को संगठित करने, प्रशिक्षित करने और हथियारबंद करने की स्वतंत्रता। इन तीनों मामलों में ये देखा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य किसी भी तरह से युद्धकालीन सरकार के साथ संघर्ष नहीं करता है, बल्कि यह प्रतिरोध के युद्ध के लिए लाभकारी राज्य और सरकार का रूप है। प्रश्न, क्या लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद एक आत्म-विरोधाभासी शब्द नहीं है? उत्तर, हमें केवल शब्द को ही नहीं बल्कि वास्तविकता को भी देखना चाहिए। लोकतंत्र और केंद्रीयवाद के बीच कोई अभेद्य खाई नहीं है, जो दोनों ही चीन के लिए आवश्यक है। एक ओर हम जिस सरकार को चाहते हैं वह वास्तव में लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए, इसे पूरे देश में व्यापक जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए और लोगों को इसका समर्थन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और इसकी नीतियों को प्रभावित करने का हर अवसर होना चाहिए। यही लोकतंत्र का अर्थ है। दूसरी ओर प्रशासनिक शक्ति का केंद्रीकरण भी आवश्यक है और एक बार जब लोगों द्वारा मांगे गए नीतिगत उपाय उनके प्रतिनिधि निकाय के माध्यम से उनकी अपनी चुनी हुई सरकार को प्रेषित कर दिए जाते हैं, तो सरकार उन्हें लागू करेगी और निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होगी, जब तक कि यह लोगों की इच्छा के अनुसार अपनाई गई नीति के विरुद्ध न हो।
यही केंद्रीयवाद का अर्थ है। केवल लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद को अपनाकर ही कोई सरकार वास्तव में मजबूत हो सकती है, और इस प्रणाली को जापान विरोधी युद्ध में चीन की राष्ट्रीय रक्षा सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। प्रश्न, क्या ये युद्ध कैबिनेट से मेल नहीं खाता? उत्तर, यह अतीत के कुछ युद्ध मंत्रिमंडलों के अनुरूप नहीं है। प्रश्न, क्या इस प्रकार की कोई युद्ध कैबिनेट कभी रही है? उत्तर, हाँ। युद्ध के समय में सरकार की व्यवस्थाओं को आमतौर पर युद्ध की प्रकृति के अनुसार दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, एक प्रकार लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद और दूसरा पूर्ण केंद्रीयवाद। इतिहास में सभी युद्धों को उनकी प्रकृति के अनुसार दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, न्यायपूर्ण युद्ध और अन्यायपूर्ण युद्ध। उदाहरण के लिए, यूरोप में लगभग 20 साल पहले हुआ महायुद्ध एक अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी युद्ध था। साम्राज्यवादी देशों की सरकारों ने लोगों को साम्राज्यवाद के हितों के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया और इस तरह लोगों के हितों के खिलाफ काम किया। इन परिस्थितियों ने ब्रिटेन में लॉर्ड जॉर्ज सरकार जैसी सरकार की आवश्यकता को जन्म दिया। लॉर्ड जॉर्ज ने ब्रिटिश लोगों का दमन किया, उन्हें साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ बोलने से मना किया और युद्ध के खिलाफ लोकप्रिय राय व्यक्त करने वाले संगठनों या विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। भले ही संसद बनी रही, लेकिन ये साम्राज्यवादियों के एक समूह का अंग मात्र थी, एक संसद जो युद्ध के बजट पर मुहर लगाती थी। युद्ध में सरकार और लोगों के बीच एकता की अनुपस्थिति एक पूर्ण केंद्रीयवाद की सरकार को जन्म देती है, जिसमें सभी केंद्रीयवाद होते हैं और कोई लोकतंत्र नहीं होता। लेकिन ऐतिहासिक रूप से क्रांतिकारी युद्ध भी हुए हैं, जैसे फ्रांस, रूस और वर्तमान स्पेन में। ऐसे युद्धों में सरकार को जनता की नाराजगी का डर नहीं होता, क्योंकि लोग इस तरह के युद्ध को लड़ने के लिए सबसे अधिक इच्छुक होते हैं। लोगों से डरने के बजाय वो उन्हें जगाने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, ताकि वे युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लें, क्योंकि सरकार लोगों के स्वैच्छिक समर्थन पर टिकी होती है। चीन के राष्ट्रीय मुक्ति के युद्ध को लोगों की पूरी स्वीकृति प्राप्त है और उनकी भागीदारी के बिना इसे जीता नहीं जा सकता, इसलिए लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद एक आवश्यकता बन जाता है। 1926-27 के उत्तरी अभियान में भी लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद के माध्यम से जीत हासिल की गई थी। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि जब युद्ध के उद्देश्य सीधे लोगों के हितों को दर्शाते हैं, तो सरकार जितनी अधिक लोकतांत्रिक होगी, युद्ध को उतने ही प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता है। ऐसी सरकार को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि लोग युद्ध का विरोध करेंगे, बल्कि उसे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि लोग युद्ध के प्रति निष्क्रिय या उदासीन न रहें। युद्ध की प्रकृति सरकार और जनता के बीच संबंधों को निर्धारित करती है, यह इतिहास का नियम है। प्रश्न, तो फिर इस शासन प्रणाली को स्थापित करने के लिए आप क्या कदम उठाने को तैयार हैं? उत्तर, मुख्य प्रश्न कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहयोग का है। प्रश्न, क्यों? उत्तर, पिछले 15 वर्षों से कुओमिंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच संबंध चीन में निर्णायक राजनीतिक कारक रहे हैं। 1924-27 में दोनों दलों के सहयोग के परिणामस्वरूप पहली क्रांति की जीत हुई। 1927 में दोनों दलों के बीच विभाजन के परिणामस्वरूप पिछले दशक की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई। हालांकि विभाजन के लिए हम जिम्मेदार नहीं थे, हम कुओमिंतांग के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए मजबूर थे और हम चीन की मुक्ति के गौरवशाली ध्वज को ऊंचा रखने में लगे रहे। अब तीसरा चरण आ गया है और दोनों दलों को जापान का विरोध करने और राष्ट्र को बचाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम पर पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। हमारे निरंतर प्रयासों के माध्यम से सहयोग की स्थापना की घोषणा आखिरकार की गई है, लेकिन मुद्दा यह है कि दोनों पक्षों को एक आम कार्यक्रम को स्वीकार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा सरकार की एक नई प्रणाली की स्थापना है। प्रश्न, दोनों पक्षों के सहयोग से नई प्रणाली कैसे स्थापित की जा सकती है? उत्तर, हम सरकारी तंत्र और सैन्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव कर रहे हैं। हम प्रस्ताव करते हैं कि वर्तमान आपातकाल से निपटने के लिए एक अनंतिम राष्ट्रीय सभा बुलाई जाए। इस सभा के प्रतिनिधियों को विभिन्न जापानी विरोधी राजनीतिक दलों, जापानी विरोधी सेनाओं और जापानी विरोधी लोकप्रिय और व्यापारिक संगठनों से उचित अनुपात में चुना जाना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर सन यात सेन ने 1924 में सुझाया था। इस सभा को राष्ट्र को बचाने के लिए नीतियों पर निर्णय लेने, एक संवैधानिक कार्यक्रम अपनाने और सरकार का चुनाव करने के लिए राज्य प्राधिकरण के सर्वोच्च अंग के रूप में कार्य करना चाहिए। हमारा मानना है कि प्रतिरोध का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है और केवल अधिकार संपन्न और लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी राष्ट्रीय सभा का तत्काल आयोजन ही चीन के राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित कर सकता है और वर्तमान संकट को दूर कर सकता है। हम इस प्रस्ताव के बारे में कुओमिंतांग के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इस पर सहमति प्राप्त करेंगे। प्रश्न, क्या राष्ट्रीय सरकार ने ये घोषणा नहीं की है कि राष्ट्रीय सभा को स्थगित कर दिया गया है? उत्तर, इसे रद्द करना सही था।
जिसे रद्द किया गया है वह राष्ट्रीय सभा है जिसे कुओमिंतांग बुलाने की तैयारी कर रहा था। कुओमिंतांग की शर्तों के अनुसार इसमें थोड़ी सी भी शक्ति नहीं होती और इसके चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से जनता की इच्छा के विपरीत थी। समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर हम इस तरह की राष्ट्रीय सभा को अस्वीकार करते हैं। हम जिस अनंतिम राष्ट्रीय सभा का प्रस्ताव कर रहे हैं वह उस सभा से बिल्कुल अलग है जिसे रद्द किया गया है। इस अनंतिम राष्ट्रीय सभा के बुलाए जाने से निस्संदेह पूरे देश में एक नई भावना का संचार होगा और सरकारी तंत्र और सेना के पुनर्निर्माण तथा पूरे लोगों को संगठित करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएं प्रदान की जाएंगी। प्रतिरोध के युद्ध में अनुकूल मोड़ इसी पर टिका है।